हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ डिफेंस स्टॉक्स की इम्पोर्टेंट अपडेट्स को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, मेरा दावा है कि इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हो और जो भी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं उन्हें अगर आप ध्यान से समझते हो तो फिर आपको कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मिलने वाले हैं। आज बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिलने वाले हैं, तो प्लीज़ मिस बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिंपल सी अपडेट है मझगांव डॉक सी बिल्डर्स की तरफ से डिविडेंड को लेकर। FY24 के लिए Rs 12.11 पर इक्विटी शेयर की फाइनल डिविडेंड की अनाउंसमेंट की गई है कंपनी के द्वारा। एंड इसके रिकॉर्ड डेट की बात करें तो 19 सितंबर 2024 बताई जा रही है। मतलब इस डेट से पहले अगर यहाँ पर आप एक शेयर होल्डर होते हो तो फिर आपको भी डिविडेंड के बेनिफिट्स मिल सकते हैं। चलो ठीक है, अगले अपडेट्स को डिस्कस करते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। तो देखो, भारतीय नौसेना 3 नई पनडुब्बियों, 26 राफेल लड़ाकू विमानों और 31 MQ-9B ड्रोनों के लिए 3 बड़े सौदों को अंतिम रूप देने की योजना बना रही है। तो देखो, इस साल के अंत तक इंडियन नेवी के द्वारा कुछ 3 डील्स संभव हैं, जिसमें 3 नई पनडुब्बियां हो सकती हैं, 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की बातें कही जा रही हैं और 31 MQ-9B ड्रोनों की बातें कही जा रही हैं। अब यहाँ पर अगर हम राफेल एयरक्राफ्ट्स की बात करें तो ये एक फ्रांसीसी कंपनी बनाती है, तो यहाँ पर इंपोर्ट ऑर्डर्स देखने को मिल सकते हैं। MQ-9B ड्रोन्स की बात करें तो ये एक अमेरिकन कंपनी बनाती है, तो यहाँ पर भी इंपोर्ट ऑर्डर्स देखने को मिल सकते हैं इंडिया के थ्रू। लेकिन यहाँ पर हम ये 3 नई पनडुब्बियों की बात करें तो ये कौन सी पनडुब्बियों की बातें हो रही हैं? स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियों की बातें हो रही है। और ये जो पनडुब्बियाँ, ये जो सबमरीन्स हैं, ये इंडिया में ही बनाई जाती है। इंडिया की एक जानी मानी कंपनी, नाम है मझगांव डॉक सी बिल्डर्स। ये कंपनी ये सबमरीन्स बनाती है। तो आने वाले समय में मझगांव डॉक सी बिल्डर्स को इंडियन नेवी की तरफ से ये कुछ 3 पनडुब्बियों के लिए ऑर्डर्स मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और क्या क्या चीज़ें कही जा रही हैं समझते हैं। नौसेना 3 और स्कॉर्पियन पनडुब्बियों को शामिल करके अपनी पानी के अंदर की ताकत को मजबूत करना चाहती है, जिनका निर्माण मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड में किया जाएगा। चलो, काफ़ी अच्छी बात है। रक्षा सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया कि इस सौदे की लागत करीब 40,000 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है। ठीक है, तो सूत्रों के मुताबिक ये खबर आ रही है कि इस डील की जो वैल्यू हो सकती है वो 40,000 करोड़ रुपये के अप्रोक्स हो सकती है, जिसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की अहम भूमिका होगी। ठीक है, तो इस डील के तहत मझगांव डॉक सी बिल्डर्स को बेनिफिट्स तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को भी काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि डिफेंस सेक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनाने का ये काम करती है। अब चाहे वो वॉरशिप हो, सबमरीन्स हो, एयरक्राफ्ट्स हो, टैंक्स हो, सभी प्रोडक्ट्स के अंदर जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को काफ़ी बेनिफिट्स मिल सकते हैं मझगांव डॉक के साथ साथ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपडेट को डिस्कस करते हैं। ये भी बेसिकली सबमरीन से रिलेटेड ही है। भारत ने ब्राज़ील की नौसेना के स्कॉर्पियन पनडुब्बी बेड़े के लिए अपनी AIP प्रणाली की पेशकश की। ठीक है, AIP प्रणाली क्या होती है वो हम लोग अभी समझेंगे एकदम डिटेल्स में अच्छी तरह से। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है गाइस, इसे समझना ध्यान से। ब्राज़ील की नौसेना के कमांडर एडमिरल मार्कोस सैम्पायो ओल्सेन ने अपनी हाल की भारत यात्रा के दौरान रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO की नौसेना सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला NMRL द्वारा विकसित ईंधन सेल आधारित एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन यानी कि AIP प्रणाली में गहरी रुचि व्यक्त की। एडमिरल ने मझगांव डॉक्स और अन्य DRDO सुविधाओं का दौरा किया और NMRL की AIP प्रणाली का भूमि आधारित प्रोटोटाइप प्रदर्शित किया।
इस प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है और इसे 2025 में पहली कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी में शामिल किया जाना है। आगे बढ़ते हैं, सब कुछ पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा संक्षिप्त में समझेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। ब्राजील की रियाचुएलो श्रेणी की पनडुब्बियां जो स्कॉर्पिन डिजाइन पर आधारित हैं में फिलहाल एआईपी प्रणाली का अभाव है। एमडीएल और डीआरडीओ स्वदेशी एआईपी तकनीक में ब्राजील की रुचि जगाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सहयोग की संभावना दोनों देशों को लाभ पहुंचा सकती है। एनएमआरएल की एआईपी प्रणाली में महत्वपूर्ण लाभ हैं, जिसमें विस्तारित जलमग्न धीरज और चुपके क्षमताएं शामिल हैं। यदि ब्राजील इस तकनीक को अपनाता है तो यह अपनी रियाचुएलो श्रेणी की पनडुब्बियों की परिचालन क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा। तो दोस्तों, अब हम इस न्यूज को थोड़ा संक्षिप्त में समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एआईपी सिस्टम होती क्या है ये समझते हैं। तो देखो, ये एक ऐसी तकनीक है जो पनडुब्बियों को ऑक्सीजन तक पहुंचने के लिए सतह पर आने या स्नोर्कल का उपयोग किए बिना पानी के भीतर काम करने की अनुमति देती है। देखो, जो सबमरीन्स होते हैं वो पानी के अंदर कई दिनों कई सप्ताह तक रह सकते हैं और जब उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो फिर उनको पानी के सतह पर आना होता है और पानी के सतह पर आने से दुश्मनों के द्वारा पकड़े जाने का खतरा काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए एआईपी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा कोई भी पनडुब्बी पानी के अंदर कई दिनों कई सप्ताह तक रह सकती है। अब ये सिस्टम जितनी एडवांस्ड होगी, जितनी बेहतरीन होगी, उतनी ज़्यादा सहन शक्ति होगी पनडुब्बी के अंदर, ठीक है, उतनी ज़्यादा समय तक वो पानी के अंदर रह सकती है। तो देखो, पानी के अंदर सहन शक्ति बढ़ाने का काम करती है। एआईपी के माध्यम से पनडुब्बी कुछ दिनों से कई सप्ताह तक पानी के अंदर अपना काम कर सकती है। एआईपी के कारण पनडुब्बियों का पता लगाना कठिन हो जाता है, क्योंकि पानी के अंदर कई दिनों कई सप्ताह तक पनडुब्बी रहेगी, तो इसलिए दुश्मनों के द्वारा पकड़े जाने का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। एआईपी के कारण वायुमंडलीय ऑक्सीजन पर सबमरीन्स की निर्भरता कम हो जाती है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है एआईपी सिस्टम का सबमरीन्स के अंदर, ठीक है। अब देखो, डीआरडीओ ने इंडियन नेवी की कलवरी क्लास की सबमरीन्स के लिए एक एडवांस्ड एआईपी सिस्टम डेवलप की है, जिसे यहाँ पर हमने अभी डिस्कस किया कि 2025 में पहली कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी में शामिल किया जाना है। अब देखो, यहाँ पर ब्राज़ील इस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है और एमडीएल और डीआरडीओ स्वदेशी एआईपी तकनीक में ब्राज़ील की रुचि जगाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, ठीक है। ब्राजील की रियाचुएलो श्रेणी की पनडुब्बियां जो स्कॉर्पिन डिजाइन पर आधारित हैं, इसमें फिलहाल एआईपी प्रणाली का अभाव है, ठीक है, और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सहयोग की संभावना दोनों देशों को लाभ पहुंचा सकती है। तो अभी इनके जो सबमरीन्स हैं, ये जो रियाचुएलो श्रेणी की पनडुब्बियां हैं, इनके अंदर एआईपी प्रणाली का अभाव है। इस वजह से हो सके तो आगे चलकर इंडिया और ब्राज़ील के बीच ये ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी साइन हो सकती है, एमओयू साइन हो सकती है, फिर दोनों देशों के बीच टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाएगी, ठीक है, जिसमें एमडीएल और जो भी ब्राज़ीलियन कंपनी है जो ये सबमरीन्स बना रही है, इन दोनों के बीच यह कोलैबोरेशन होगी। तो इस टीओटी के जरिए दोनों देशों को काफ़ी बढ़िया बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अब चलो अगले अपडेट्स को डिस्कस करते हैं। तो देखो, एमडीएल ने पनडुब्बियों के लिए स्वदेशी 5 मेगावाट इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन मोटर पर प्रगति की। ये भी बेसिकली सबमरीन से रिलेटेड ही न्यूज है। भारत की अग्रणी शिपयार्ड कंपनी मझगांव डॉक लिमिटेड यानी कि एमडीएल पनडुब्बियों के लिए स्वदेशी 5 मेगावाट इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन मोटर यानी कि ईपीएम के विकास में महत्वपूर्ण प्रगति कर रही है। कंपनी का लक्ष्य दिसंबर 2027 तक इस महत्वपूर्ण घटक का विकास और परीक्षण पूरा करना है। तो दोस्तों, अपडेट है यहाँ पर मझगांव डॉक से बिल्डर से रिलेटेड कि ये जो कंपनी है ये पनडुब्बियों के लिए स्वदेशी रूप से 5 मेगावाट की इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन मोटर के विकास में कंपनी महत्वपूर्ण प्रगति कर रही है। काफ़ी अच्छी बात है। इससे
हमारे देश की दूसरे देशों पर निर्भरता कम होगी। इंडिजीनियस तरीके से ये मोटर्स बनाए जाएंगे जो कि एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के मोटर्स होंगे और ये सबमरीन्स के अंदर लगाए जाएंगे। ठीक है। 5 मेगावाट ईपीएम का उपयोग प्रोजेक्ट 76 पनडुब्बी कार्यक्रम में किया जाएगा, जो कि हमारा मतलब नेक्स्ट वर्जन का पनडुब्बी होने वाला है, प्रोजेक्ट 76। ठीक है। तो इसके अंदर ये जो मोटर है इसका इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके तहत भारतीय नौसेना लगभग 3000 टन विस्थापन वाली स्वदेशी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन यानी कि एआईपी से सुसज्जित पारंपरिक पनडुब्बी विकसित करने की योजना बना रही है। काफ़ी अच्छी बात है, ये भी काफ़ी अच्छी न्यूज आ रही है। 5 मेगावाट ईपीएम के विकास में तेजी लाने के लिए एमडीएल ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ सहयोग किया है। इस स्वदेशी तकनीक को पंप जेट प्रणोदन प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा, जिससे विभिन्न परिचालन गति पर पनडुब्बी की दक्षता और प्रदर्शन में वृद्धि होगी। यह ध्यान देने योग्य है कि प्रोजेक्ट 75I कार्यक्रम के तहत भारत को पेश की गई U214 पनडुब्बियां 2 मेगावाट प्रणोदन मोटर से सुसज्जित हैं। तो देखो, इससे पहले की जो पनडुब्बी की प्रोजेक्ट थी P75I, इसमें जो पनडुब्बियां बनाई गई थी वो 2 मेगावाट के मोटर्स उनमें लगे हुए थे। ठीक है। लेकिन अब की बार जो P76 जो प्रोजेक्ट होने वाली है, इसमें जो सबमरीन्स बनाए जाएंगे उनके अंदर 5 मेगावाट के मोटर्स लगाए जाएंगे। ठीक है। इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन मोटर, काफ़ी अच्छी बात होगी। फिर 5 मेगावाट ईपीएम का विकास पनडुब्बी प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह महत्वपूर्ण घटक का घरेलू स्तर पर उत्पादन करके भारत विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर अपनी निर्भरता कम करेगा और अपनी नौसैनिक क्षमताओं को मजबूत करेगा। स्वदेशी ईपीएम परियोजना 76 पनडुब्बियों के समग्र प्रदर्शन और परिचालन दक्षता में भी योगदान देगा। ठीक है। चलो अब हम अगले अपडेट्स को डिस्कस करते हैं, जो कि मज़गांव डॉक से बिल्डर से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पर ये अपडेट है कोचिन शिपयार्ड से रिलेटेड। ब्राज़ील ने हेलीकॉप्टर वाहक के विकास के लिए भारतीय विशेषज्ञता मांगी। तो यहाँ पर भी बेसिकली टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से रिलेटेड ही अपडेट है। चलो इसे भी समझते हैं। ब्राज़ील की नौसेना के कमांडर एडमिरल मार्कोस सेम्पायो ओल्सन ने अपनी हाल की भारत यात्रा के दौरान अपने बेड़े के लिए हेलीकॉप्टर वाहक विकसित करने हेतु भारतीय विशेषज्ञों के साथ सहयोग करने में गहरी रुचि व्यक्त की। तो यहाँ पर देखो, हेलीकॉप्टर जो कैरियर होती है समुद्र में, जैसे हम एयरक्राफ्ट कैरियर देखते हैं जहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर्स रख कर लोड करके समुद्र में ले जाए जाते हैं। ठीक है। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स के लिए। तो हेलीकॉप्टर कैरियर्स विकसित करने हेतु भारतीय विशेषज्ञों के साथ सहयोग करने में गहरी रुचि व्यक्त कर रही है यहाँ पर ब्राज़ील की नौसेना के कमांडर एडमिरल मार्कोस सेम्पायो ओल्सन। ठीक है। इन्होंने गहरी रुचि व्यक्त किए हैं। ब्राज़ील अपने मौजूदा फ्लैगशिप NAM अटलांटिको की जगह 2 हेलीकॉप्टर वाहक बनाने की योजना बना रहा है। इस बहुउद्देशीय विमान वाहक का निर्माण BAE सिस्टम्स के एक भाग विकर्स बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग द्वारा किया गया था। ठीक है। तो जो इनके मतलब फ़िलहाल जो हेलीकॉप्टर कैरियर हैं, ये है नाम NAM अटलांटिको। इनकी जगह 2 हेलीकॉप्टर कैरियर्स बनाने की ब्राज़ील योजना बना रहा है और इस चीज़ के लिए यहाँ पर भारत से मतलब MOU करना चाहता है यहाँ पर। ठीक है। थोड़ा और यहाँ पर हम विस्तार से समझते हैं। विमान वाहक पोतों, विशेषकर स्वदेश निर्मित 45,000 टन के पोत के विकास और संचालन में भारत के अनुभव को देखते हुए ब्राज़ील की नौसेना का मानना है कि कोचिन शिपयार्ड जैसे भारतीय पोत कारखानों के पास 25,000 टन के हेलीकॉप्टर वाहक पोतों के निर्माण में सहायता करने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता और जनशक्ति है।
भारत के साथ सहयोग से ब्राजील को विमान वाहक पोत के डिजाइन, निर्माण और संचालन में बहुमूल्य तकनीकी ज्ञान और अनुभव मिल सकता है। इस तरह की साझेदारी द्विपक्षीय संबंधों को भी मजबूत करेगी और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देगी। ठीक है, तो आने वाले समय में हो सकता है कि हेलीकॉप्टर्स कैरियर्स के लिए ब्राज़ील और इंडिया के बीच एमओयू हो, जिसमें कोचिन शिपयार्ड ब्राज़ील की मदद कर सकती है। तो ऐसे एमओयू में, ऐसे ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी में दोनों देशों को फ़ायदे मिल सकते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छी बात होगी ये भी हमारे देश के लिए और ब्राज़ील के लिए भी, हमारे देश की कंपनी कोचिन शिपयार्ड के लिए भी और जो ब्राज़ील की शिप बिल्डिंग कंपनी है उनके लिए भी। ठीक है, अगला अपडेट यहाँ पर एचएल से रिलेटेड है। पहला तेजस मार्क 1A फाइटर जेट अक्टूबर अंत तक मिलेगा वायुसेना को। तो दोस्तों, तेजस मार्क 1A फाइटर जेट से रिलेटेड कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं फिलहाल आप सभी को भली भांति इसका पता होगा ही। ठीक है, एचएल को मार्च 2024 में ही पहला एयरक्राफ्ट डिलीवर करना था, लेकिन अभी तक डिलीवरी नहीं हुई है और अब ये खबर आ रही है कि अक्टूबर अंत तक पहला एयरक्राफ्ट एचएल इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करेगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं आगे चलकर। अब यहाँ पर एक अपडेट है मिस्र से रिलेटेड। मिस्र अपनी वायुसेना के लिए हल्के लड़ाकू विमान तेजस पर विचार कर रहा है। चलो, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिल सकते हैं आगे चलकर मिस्र की तरफ से। हाल ही में मिस्र के एक प्रतिनिधि मंडल ने तेजस MK-1A उत्पादन लाइन का निरीक्षण करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की सुविधाओं का दौरा किया। इस यात्रा से पता चलता है कि मिस्र अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए भारत में निर्मित हल्के लड़ाकू विमान को खरीदने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। मिस्र को तेजस की संभावित बिक्री में अफ्रीका देश में रखरखाव, अनुसंधान और ओवरहाल MRO सुविधा की स्थापना भी शामिल हो सकती है। इससे न केवल विमान का कुशल रखरखाव सुनिश्चित होगा, बल्कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के अवसर भी पैदा होंगे। तेजस एक एकल इंजन वाला बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है जिसे एचएल द्वारा विकसित किया गया है और यह वर्तमान में भारतीय वायुसेना के साथ सेवा में है। इसकी उन्नत क्षमताएं और प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण इसे विदेशी खरीदारों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाते हैं। यदि मिस्र तेजस को खरीदने का फैसला करता है तो यह भारतीय रक्षा निर्यात में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन साबित होगा और इस क्षेत्र में इसकी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। तो दोस्तों, ये अपडेट आ रही है यहाँ पर। मिस्र जो है वो हमारे LCA तेजस मार्क 1A में इंटरेस्ट ले रहा है, तो हो सके तो आगे चलकर मिस्र के तरफ से तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स के लिए ऑर्डर्स मिले तो काफ़ी अच्छी बात होगी। जो गवर्नमेंट के द्वारा ये टारगेट रखी गई है 50,000 करोड़ एक्सपोर्ट टारगेट्स की, इसे अचीव करने में काफ़ी आसानी हो सकती है फिर। ठीक है, लेकिन दोस्तों, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि तेजस मार्क 1A के अंदर एक बहुत ही बड़ी चैलेंजिंग पॉइंट है इंजन्स को लेकर, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक को डिलीवर करने हैं। वो इंजन्स जब तक सही तरीके से इंडिया में नहीं आती है तब तक एचएल कैसे तेजस को मैन्युफैक्चर कर पाएगा। ठीक है, सिर्फ ढांचा बनाने से थोड़ी ना होगा, मेन तो यहाँ पर इंजन्स है। तो इंजन्स आने काफ़ी ज़रूरी हैं गाइज, तभी जाकर जो तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट है ये प्रिपेयर हो पाएगा पूरे अच्छे तरह से। ठीक है, एंड साथ ही साथ देखो गाइज, एक और चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि मिस्र को तेजस की संभावित बिक्री में अफ्रीका देश में रखरखाव, अनुसंधान और ओवरहाल यानी कि MRO सुविधा की स्थापना भी शामिल हो सकती है। इससे न केवल विमान का कुशल रखरखाव सुनिश्चित होगा, बल्कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के अवसर भी पैदा होंगे। ठीक है, तो इस संभावित बिक्री में अफ्रीका देश में ये एयरक्राफ्ट्स की रखरखाव, अनुसंधान और ओवरहाल सुविधा की स्थापना भी हो सकती है। ठीक है, जिससे दोनों देशों को काफ़ी बेहतरीन
बेनिफिट्स मिल सकते हैं, आर्थिक सहयोग मिल सकते हैं और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के अवसर भी पैदा होंगे, ठीक है, अफ्रीका एंड इंडिया के बीच, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक अपडेट और है यहाँ पर एक्सपोर्ट से रिलेटेड और ये भी तेजस मार्क 1A से रिलेटेड ही है। ये है ब्राज़ील की तरफ से। जोधपुर में तरंग शक्ति में आए ब्राज़ील के एक रिप्रेजेंटेटिव से जब अमर उजाला ने बात की तो उन्होंने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि ब्राज़ील ने तेजस में दिलचस्पी दिखाई है और वह अपने पुराने पड़ चुके F5 बेड़े को रिटायर करना चाहता है। तो दोस्तों ब्राज़ील के तरफ से एक और अपडेट यहाँ पर आ रही है कि ब्राज़ील जो है वो हमारे तेजस मार्क 1A फाइटर जेट में दिलचस्पी दिखा रहा है। तो ऐसे में हो सके तो ये तेजस विमान के लिए ब्राज़ील के तरफ से भी एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिल सकते हैं। चलो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है ये भी। HL को फिर काफ़ी बेनिफिट्स मिल सकते हैं आगे चलकर अगर इस प्रकार की चीज़ें वाकई में हुई तो। अब देखो यहाँ पर एक और अपडेट है जो कि HL से रिलेटेड है, साथ ही साथ भारत डायनामिक्स से रिलेटेड भी है। पिनाका और तोप के बाद भारत से अस्त्र खरीदना चाहता है आर्मेनिया, सुखोई को करेगा अपग्रेड, ठीक है। तो अस्त्र मिसाइल सिस्टम की बातें हो रही है एंड सुखोई की बातें हो रही हैं। अजरबैजान के साथ तनाव में उलझे आर्मेनिया ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक बार फिर भारत से संपर्क किया है। आर्मेनिया अपनी सेना के लिए हवा से हवा में मार करने वाली भारत निर्मित अस्त्र और दूसरी भारतीय मिसाइलों को खरीदना चाहता है। आर्मेनिया की योजना अपने लड़ाकू बेड़े में शामिल सुखोई 30 को अपग्रेड करने की है। द प्रिंट ने अपनी रिपोर्ट में सैन्य सूत्रों के हवाले से बताया है कि इस बारे में बातचीत जारी है और अभी यह शुरुआती चरण में है। सूत्रों ने बताया है कि आर्मेनिया अपनी वायुसेना को अपग्रेड करना चाह रहा है और इसके लिए हथियारों के मामले में भारत से मदद मांग रहा है। तो दोस्तों दो प्रोडक्ट्स की फ़िलहाल यहाँ पर बातें चल रही है। पहला यहाँ पर अस्त्र मिसाइल जो कि भारत डायनामिक्स बनाती है और साथ ही साथ कुछ और भी मिसाइल्स हो सकती है जिनके ऊपर आर्मेनिया इंटरेस्ट ले रहा है। तो आगे चलकर आर्मेनिया की तरफ से एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिल सकते हैं ये मिसाइल सिस्टम के लिए। तो ऐसे में भारत डायनामिक्स को काफ़ी बेनिफिट्स मिल सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सुखोई 30 की बातें की जा रही है कि सुखोई 30 को अपग्रेड करने की योजना बनाई जा रही है आर्मेनिया की तरफ से। तो ऐसे में HL को काफ़ी बेनिफिट्स मिल सकते हैं, ठीक है। सुखोई 30 के लिए HL को ऑर्डर्स मिल सकते हैं आगे चलकर आर्मेनिया के तरफ से। अब देखो आर्मेनिया की यहाँ पर बात आ रही है तो कुछ और भी अपडेट्स को डिस्कस कर लेते हैं जो कि दूसरे कंपनीज के लिए बेनिफिट्स हो सकते हैं। इसमें नाम आपको मैं बताना चाहूँगा भारत फोर्ज। भारत फोर्ज के लिए एक अच्छी खबर यहाँ पर हो सकती है आगे चलकर। भारत हथियारों का दीवाना हुआ आर्मेनिया खरीदेगा और ज़्यादा तोपें, पाकिस्तानी दोस्त को मिलेगा मुंह तोड़ जवाब। यार ये न्यूज़ वाले भी ना हेडलाइन गजब तरीके से लिखते हैं, एकदम गजब ही अंदाज में लिखते हैं। अजरबैजान, तुर्की और पाकिस्तान के तिकड़ी का सामना कर रहा मध्य एशियाई देश आर्मेनिया भारत से और ज़्यादा अत्याधुनिक तोपें खरीदने जा रहा है। तो अभी हमने डिस्कस किया अस्त्र मिसाइल, सुखोई 30 फाइटर जेट। अब यहाँ पर देखो तोप की बातें चल रही है। तोपें के अंदर इंटरेस्ट आर्मेनिया ले रहा है। आर्मेनिया ने इच्छा जताई है कि वह भारत से 155 mm के एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम को खरीदना चाहता है, यानी कि ATAGS को खरीदना चाहता है। इससे पहले आर्मेनिया ने 2022 में भारत को 6 तोपें खरीदने का ऑर्डर दिया था। इन तोपों को अगस्त 2023 में आर्मेनिया को सप्लाई कर दिया गया है। यह पूरी डील 15 करोड़ 50 लाख डॉलर की थी। भारत की ये तोपें आर्मेनिया की सेना को काफ़ी पसंद आई हैं और इसी वजह से वह अब ज़्यादा तोपें खरीदना चाहता है। इससे पहले भी आर्मेनिया पिनाका रॉकेट सिस्टम समेत कई हथियार खरीद चुका है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी न्यूज़ आ रही है यहाँ पर। आर्मेनिया जो है ये ATAGS
खरीदने के लिए इंटरेस्ट ले रहा है, यानी कि एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम खरीदना चाहता है आर्मेनिया। अब देखो ये जो ATAGS है ये भारत में कौन कौन सी कंपनीज बनाती है, तो देखो काफ़ी सारी कंपनीज हैं इंक्लूडिंग टाटा। ठीक है, टाटा भी इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व है। लेकिन हम लिस्टेड कंपनी की बात करें तो एक लिस्टेड कंपनी है भारत फोर्ज, जो भी इस चीज़ के अंदर काम करती है। भारत फोर्ज भी ये ATAGS को बनाने का काम करती है। इसके अलावा देखो कुछ और भी कंपनीज के नेम्स मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, लाइक आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि ARDE के नाम से जिसे हम जानते हैं। फिर यहाँ पर टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स ये भी बनाती है। फिर कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम्स ये भी बनाती है, लेकिन ये कंपनीज लिस्टेड नहीं है, भारत फोर्ज लिस्टेड है। ठीक है, तो ये कंपनीज के लिए बेनिफिट्स हो सकती हैं आगे चलकर। अब यहाँ पर अपडेट है तेजस मार्क 2 से रिलेटेड। जल्द ही हवा में गरजेगा फाइटर एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 2, ब्रह्मोस मिसाइल से होगा लैस, 2325 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड। चलो थोड़ा विस्तार से हम इसे भी समझते हैं। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस मार्क 2 की पहली उड़ान वर्ष 2026 में संभव है। इसका प्रोटोटाइप तैयार कर लिया गया है। यह 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट होगा, जो भारतीय वायुसेना में पुराने हो चुके जगुआर, मिग 2000 और मिग 29 लड़ाकू विमानों की जगह लेगा। इसके बाद भारतीय बेड़े में स्वदेशी विमानों का जखीरा बढ़ जाएगा। वायुसेना स्टेशन पर आयोजित डिफेंस एविएशन एक्सपो में आए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के CMD जो कि नए नए बने हैं, डॉक्टर DK सुनील ने 2 साल बाद इसकी पहली उड़ान की उम्मीद जताई। गौरतलब है कि HAL की ओर से वर्तमान में तेजस मार्क 1A का उत्पादन किया जा रहा है। इसके 40 विमान भारतीय वायुसेना को सौंपे जा चुके हैं। HAL तेजस मार्क 1A का उत्पादन भी कर रहा है, जिसका पहला विमान इस साल के अंत तक मिलने की उम्मीद है। अभी हमने डिस्कस भी किया कि अक्टूबर अंत तक पहला एयरक्राफ्ट मिल सकता है इंडियन एयरफोर्स को। 2032 में पहली स्क्वाड्रन की उम्मीद है। तेजस मार्क 2 का विकास क्रम 4 साल हो रहेगा। इसका उत्पादन 2032 से शुरू होने की उम्मीद है। लगभग इसी समय मिग 29, मिराज 2000 और जगुआर क्रमबद्ध रूप से रिटायर होना शुरू करेंगे। देखो काफ़ी पुराने एयरक्राफ्ट्स हैं ये हमारे। ठीक है, वर्ष 2037 तक इन तीनों लड़ाकू विमानों की स्क्वाड्रन रिटायर होगी। तब तक उनके स्थान पर तेजस मार्क 2 जगह ले लेगा। ठीक है, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पर F414 इंजन से रिलेटेड, जो कि मार्क 2 के अंदर लगाए जाएंगे। स्वदेशी F414 इंजनों के लिए HAL की नई इंजन सुविधा 2028 में उत्पादन शुरू करेगी। प्रति माह 2 इंजन का लक्ष्य है। चलो इसे भी थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जबकि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका 99 F414 इंजनों के स्थानीय विनिर्माण के लिए समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में प्रगति कर रहे हैं। भारत की सरकारी स्वामित्व वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक समर्पित उत्पादन सुविधा स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण गति कर रही है। तो दोस्तों ये जो मार्क 2 की इंजन्स हैं F414, इनको बनाने के लिए अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी और इंडिया की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इन दोनों के बीच MOU साइन हो रही है। अंतिम रूप देने की दिशा में प्रगति कर रहे हैं। तो MOU साइन हो जाने के बाद यहाँ पर ये इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। ये दोनों कंपनीज मिलकर मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताई यही जा रही है कि भारत की सरकारी स्वामित्व वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक समर्पित उत्पादन सुविधा स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति कर रही है। मतलब इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि दोनों देश मिलकर मैन्युफैक्चरिंग करें। भारत भी उत्पादन सुविधा बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रगति कर रहा है, HAL बेसिकली। ठीक है, तो देखो HAL ने सुविधा के लिए सफलतापूर्वक एक उपयुक्त स्थान हासिल कर लिया है। मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट होगी उसे सेटअप करने के लिए
स्थान चुन लिया गया है एचएल के द्वारा और वर्तमान में अधिकतम क्षमता पर प्रति माह कम से कम 2 इंजन्स का उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए योजनाएं विकसित कर रहा है। ठीक है, पर मंथ 2 इंजन्स मैन्युफैक्चरिंग किए जा सकती हैं ये एक यूनिट के द्वारा। नए F414 उत्पादन लाइन के लिए परिचालन की शुरुआत 2028 में होने की उम्मीद है। ठीक है, 2028 से शुरू हो सकती है मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें प्रति माह 1 इंजन की प्रारंभिक उत्पादन दर होगी। इस दर को लगातार बढ़ाकर 2 इंजन प्रति माह करने की योजना है, जो प्रभावी रूप से 2030 से 31 तक सालाना 24 तेजस मार्क 2 लड़ाकू जेट के अनुमानित उत्पादन के अनुरूप है। काफ़ी अच्छी बात है। भारतीय वायुसेना ने 2039 से 2040 तक लगभग 200 तेजस मार्क 2 लड़ाकू विमानों की आवश्यकता का संकेत दिया है, जिससे संभावित रूप से F414 इंजन उत्पादन का बाद में विस्तार हो सकता है। तेजस मार्क 2 विमानों की मांग में इस संभावित वृद्धि को समायोजित करने के लिए एचएल ने वार्षिक उत्पादन क्षमता को 30 इकाइयों तक बढ़ाने की योजना बढ़ाई है। ठीक है, देखो यार 2039 से 40 तक इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ये डिमांड है कि लगभग 200 मार्क 2 एयरक्राफ्ट्स की आवश्यकता है। ठीक है, ये संकेत इंडियन एयरफोर्स ने दिया है। अब इसमें यहाँ पर आगे चलकर जो ये इंजन्स हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग को आगे चलकर बढ़ाई जाएगी धीरे धीरे करके। एंड यहाँ पर देखो एचएल ने योजना बनाई है कि वार्षिक उत्पादन क्षमता को 30 यूनिट्स तक बढ़ाई जाएगी। ठीक है, पर ईयर 30 इंजन्स। तो ये कुछ अपडेट्स रहे, कुछ पॉपुलर डिफेंस स्टॉक्स रिलेटेड लाइक मजगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, एचएल, भारत फोर्ज, फिर भारत डायनेमिक्स, काफ़ी सारे स्टॉक्स रिलेटेड इम्पोर्टेंट अपडेट्स को हमने डिस्कस किए हैं अभी। अब दोस्तों देखो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि आप लोग इसे बस एक लेटेस्ट न्यूज की तरह मत देखना। ठीक है, आप लोग इस न्यूज की वजह से इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी मत रखना कि यार ये न्यूज आई है तो हमें स्टॉक के अंदर आज से तेज़ी देखने को मिलनी चाहिए, कल से तेज़ी देखने को मिलनी चाहिए। ये बिल्कुल भी नहीं सोचनी चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो भी अपडेट्स को हमने आपके साथ शेयर किए हैं ये फ्यूचर को लेकर डिस्कस किए हैं। इन अपडेट्स के अनुसार हमें क्या समझने को मिल रहा है कि आने वाले समय में इन कंपनीज को काफ़ी बेहतरीन काम मिल सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पर हमने ऐसी कुछ भी चीज़ें डिस्कस नहीं किए हैं कि ये न्यूज के वजह से स्टॉक प्राइस के अंदर हमें अब तेज़ी देखने को मिलेगी। वो सब शॉर्ट टर्म की तेज़ी के पीछे पड़ा मत रहो यार, अगर आप एक लॉन्ग टर्म के निवेशक हो तो। ठीक है, कमेंट्स में मैं देखा करता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा लोग नेगेटिवली तौर पे कमेंट्स करते हैं। यार मैं फ्यूचर के लिए डिस्कस कर रहा हूँ, 1-2 दिनों के लिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, समझो इस चीज़ को। अगर आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देखा है तो आप सभी को अभी काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे। कमेंट में ज़रूर से शेयर कर सकते हो कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आई ही होगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।